चलिए हेडिंग डालिए रिएक्शन मैकेनिज्म, डाल दिया। उसमें डालिए सॉल्वेंट। सॉल्वेंट आपके दो टाइप के होते हैं। सॉल्वेंट कितने टाइप के होते हैं? कौन कौन से? पोलर और नॉन पोलर। तो देखो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स एंड पोलर सॉल्वेंट्स। देखो आज जो हम पढ़ने वाले हैं ना वो बेसिकली पूरा थ्योरी है, ठीक है। मतलब हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर को। अभी इससे पहले मैंने तुम्हें क्या बताया था कि मैंने कार्बोकेटाइन सारे के सारे एक साथ क्यों लिए थे, क्योंकि अब रिएक्शंस होंगी और हर जगह पे एक नया कार्बोकेटाइन आएगा, एक नया टाइप आएगा और बार बार उसको एक्सप्लेन करना पड़ता। तो अभी जो आज का लेक्चर है ना ये बिल्कुल आराम से चलेगा और तुम्हें सिर्फ और सिर्फ लिखना है और चीज़ों को थोड़ा बहुत दिमाग में रखना है। मतलब आप ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सीधा सीधा। नॉन पोलर सॉल्वेंट्स क्या होते हैं? साइक्लोहेक्सेन, बेंजीन, CCl4, इस टाइप के सॉल्वेंट आपके नॉन पोलर होते हैं। देखो देख लिया। इस साइड पे क्या है अपना पोलर, ये भी दो टाइप के होते हैं, लिखिए पोलर प्रोटिक, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं PP सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स, PP सॉल्वेंट्स। और दूसरा होता है पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट्स। दूसरा होता है पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट्स। क्या हुआ? दूसरा है पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, PA सॉल्वेंट। पोलर में दो है, PP और PA। पोलर प्रोटिक और पोलर अप्रोटिक। पोलर प्रोटिक जो होता है ना वो क्या होता है, जो H+ आयन दे सके। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स क्या होंगे, जो H+ आयन दे सके। और जो पोलर अप्रोटिक कौन से होंगे, जो H+ ना दे पाए। तो इसके नीचे लिख लो, देखो पोलर प्रोटिक्स आर, या फिर सीधा शॉर्ट फॉर्म में लिख लो, विच कैन फॉर्म H+, विच कैन फॉर्म H+। उसमें क्या लिखोगे, विच कैन नॉट फॉर्म H+। और पोलर प्रोटिक को अच्छे से पहचानने के लिए मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं कि इसमें OH ग्रुप प्रेजेंट होता है। इसमें क्या प्रेजेंट होता है, तो ये पहचानने के लिए सबसे अच्छी चीज है कि पोलर प्रोटिक है या पोलर अप्रोटिक। अगर प्रोटिक है तो क्या रहेगा, देखो हम इसे शॉर्ट में बोलेंगे PP और PA, ठीक है। तो अभी यहाँ से याद रखना, PP मतलब, PA मतलब। तो PP को पहचानने के लिए क्या है कि PP में आपको OH ग्रुप मिल जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे HOH, H2O किसका एग्जाम्पल है, पोलर प्रोटिक का। ROH कोई अल्कोहल होगा वो किसका एग्जाम्पल होगा, एग्जाम्पल से लिखिए। तुम में से कितने लोग यहाँ अमरावती में थे, कितने बाहर थे? सब अमरावती थे। क्या तो तुमने पढ़ाई की होगी यार, पढ़ाई की है।
थोड़ी थोड़ी भी क्योंकि एहसान हो गया ना पढ़ाई पे। हाँ मगर थोड़ा थोड़ा ऐसा मैटर था करने नहीं इसलिए फिर थोड़ा थोड़ा देखो एक चीज ध्यान रखो, वो ये है कि मैं किसी भी दिन जीओसी पे बात करूंगा, हाँ जैसे कल संडे को क्लास लग गई है ना, तो कल भी क्लास है हमारी, तो कंटिन्यूसली रहेगी, इसका मतलब नेक्स्ट संडे भी रहेगी, टोटल 5 संडे तो उन्होंने कवर करने ही है। देखो मैंने तुम्हें कमिट किया था कि संडे को क्लासेस स्टार्ट कर दूंगा मैं, हो गई। हाँ, तो कल से हमारी क्लासेस है। अब जीओसी पे जिस दिन बात करूंगा तो उस दिन ये समझ लेना कि जो जीओसी पे मुझसे बात नहीं कर पाया वो क्लास के मतलब क्लास से फिर उसका आने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि पूरा चैप्टर रिलेट करता है जीओसी से। मैं तुम्हें यहाँ पे बार बार पीछे नहीं लेके जाऊंगा कि मैंने ये पढ़ाया था। अभी जैसे हम पढ़ेंगे यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल्स के बारे में, तो न्यूक्लियोफाइल से पहले हमने बेसिसिटी पढ़ी है, दोनों सेम चीज है, नाम का फर्क है, प्रॉपर्टी का फर्क है। अब मैं तुम्हें हर बार न्यूक्लियोफाइल समझाने के लिए बेसिसिटी नहीं समझाऊंगा, वहाँ पे लिखवाया था के बी वैल्यूज करवा चुका हूँ ना मैं ये सब, तो ये चीज़ ध्यान रखना। इसलिए मैंने लास्ट टाइम भी बोला था अगर ये 7-8 दिन आपने पढ़ाई वढ़ाई नहीं की, छोड़ो इस बार इन बातों को, आज अपन वापस से रीस्टार्ट हो गए ना। हाँ तो अब जीओसी तुम्हारे हाथ में है, जितना जल्दी है ना जीओसी पढ़ डालो। कितने लोगों ने जीओसी के लेक्चर्स देखे नहीं है? कोई ऐसा काम है जो तुमने ना किया हो? तुम एक काम करो, अकेडमिक में एडमिशन लो, पेपर आने वाले बोर्ड के, समझी? चलो पोलर फ्लोटिंग सॉल्वेंट, पीपी सॉल्वेंट, पीपी सॉल्वेंट में क्या प्रेजेंट होता है? OH। चलिए अब इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, मैं लिखवा देता। पहला एग्जांपल है एसीटोन। पहला एग्जांपल क्या है? एसीटोन। देखो दूसरा है CH3S डबल बॉन्ड O CH3। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? अभी ठीक है, दिख रहा है? लिख लिया? इसका नाम लिखो डाइमिथाइल सल्फोनाइट्राइड डाइमिथाइल सल्फोक्साइड सल्फो ऑक्साइड, अलग अलग लिख लो, ये समझ में आ रहा होगा। डाइमिथाइल सल्फो ऑक्साइड। वैसे सल्फो ऑक्साइड आपको पता है यूपीएससी के हिसाब से लिखोगे तो ओ के बाद जस्ट ओ आ रहा है तो क्या होगा, एक ओ कट हो जाएगा, तो उस हिसाब से कंबाइन फॉर्म में क्या बन रहा है? सल्फो ऑक्साइड। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म होता है DMSO। DMSO शॉर्ट फॉर्म लिखो इसका, तुम्हारे सामने से शॉर्ट फॉर्म आएंगे। अगर DMSO आएगा तो इसका मतलब क्या है? डाइमिथाइल सल्फोक्साइड। नेक्स्ट लिखो डाइमिथाइल फॉर्माइड। डाइमिथाइल फॉर्माइड। डाइमिथाइल फॉर्माइड। डाइमिथाइल फॉर्मामाइड। फॉर्मामाइड आगे बैठे हुए पीछे है ना, तुम्हारी आवाज मुझे याद है बराबर आती है। DMF इसका शॉर्ट फॉर्म है, DMF। नेक्स्ट लिखो डाइमिथाइल एसिटामाइड। डाइमिथाइल एसिटामाइड। डाइमिथाइल नेक्स्ट लिख डाइमिथाइल, हाँ इसी में सारे एग्जांपल एक में ही। डाइमिथाइल एसिटामाइड। CH3 एसिटामाइड क्या होता है?
शॉर्ट फॉर्म क्या बनेगा? DMA। चलो हेडिंग डालो, DMA। हेडिंग डालो रिएजेंट्स। रिएजेंट्स तो अभी तक हमने क्या लिखा है? हमने सिर्फ सॉल्वेंट के बारे में पढ़ा है। सॉल्वेंट आप सब जानते थे, लेकिन आपने जो सॉल्वेंट पढ़े वो इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, उसमें सबसे ज्यादा आपने H2O को ही पढ़ा है। अब हम किससे डील कर रहे हैं? ऑर्गेनिक से। और ऑर्गेनिक के सॉल्वेंट अलग है, जहाँ पे हम सिर्फ लिख दिया करते थे लाइक एग्जांपल में, लाइक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स एंड ऑल। ये सब जो आपने नाम लिखे ये सब क्या है? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ठीक है, इनके टाइप अलग अलग है। जैसे पहला था कौन सा? नॉन पोलर, और दूसरा क्या था? नॉन पोलर सिंपल सी बात है, जिसमें पोलैरिटी नहीं होगी, जिसमें डाइपोल नहीं जनरेट होगा, सीधी सीधी सी बात है। पोलर में भी दो पार्ट्स आ गए थे, कौन कौन से? पोलर प्रोटेक्ट और अप्रोटेक्ट। अब ये उनके एग्जाम्पल्स हैं, तो आपको ये नाम कुछ याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, इनके शॉर्ट फॉर्म ही बोले जाते हैं, जैसे DMA, DMA, DMSO। ऐसे आपको एग्जाम्पल में लिख के देगा तो आपको पता होना चाहिए कि क्या है। क्लियर है? सेकंड वाली रिएजेंट्स। अब यहाँ से हमारी क्लास स्टार्ट हो रही है, मान के चलो कि अब हम जा रहे हैं इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल पढ़ना, जो कि रिएक्शन मैकेनिज्म का बेस है। क्लियर है? चलिए, और उसमें भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है न्यूक्लियोफाइल। ये सारी चीज़ें पहले से इसलिए बता रहा हूँ कि तुम्हें कहाँ फोकस ज़्यादा करना है, कि तुम्हारे दिमाग में रहे। तो सबसे ज़्यादा फोकस हमें किस पे करना है? न्यूक्लियोफाइल। क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल की रिएक्शन ईजी है, एक वे में होती है, खत्म, उसके रूल चेंज नहीं होते। लेकिन न्यूक्लियोफाइल बहुत टाइप से रिएक्शंस करता है, तो उसको डिटेल में पढ़ना। क्लियर है? डालिए रिएजेंट्स डालिए। इलेक्ट्रोफाइल और इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट दो टाइप के होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स और इलेक्ट्रोफिलिक। पहला कौन सा है? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल्स और इलेक्ट्रोफिलिक, जिसको हम इंडिकेट करते हैं E+। किससे इंडिकेट करते हैं? E+। लिख लिया? हो गया? अब एक सिंपल सी चीज है, चार्ज कौन सा दिख रहा है? पहले मतलब समझो इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या होता है। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रो मतलब क्या होता है? और फाइल्स का मतलब होता है लवर। क्या मतलब होता है? यानी कि इलेक्ट्रोफाइल्स कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन लवर। और इलेक्ट्रॉन लवर कौन होगा? जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। भाई जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वही तो इलेक्ट्रॉन की तरफ भागेगा ना, जिसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्यों भागेगा? तो पॉजिटिव चार्ज, और ऐसा भी नहीं है, जरूरी नहीं है कि हर बार पॉजिटिव चार्ज रहा तो ही वो इलेक्ट्रोफाइल होगा। इलेक्ट्रोफाइल न्यूट्रल भी होता है। अब हम थोड़ा सा घुसेंगे केमिकल बॉन्डिंग में। एक एग्जांपल याद है? BCl3, B है ना? B के वैलेंसी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और B क्या करता है? 6, मतलब 3 बॉन्ड बनाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन अपने पास रखेगा। तो हम उसे किस में? हम उसे एक्सेप्टर में डाल देते थे ना। लेकिन B बैक बॉन्डिंग करके 8 इलेक्ट्रॉन की अचीव कर लेता है। आप तो B बैक बॉन्डिंग बहुत डिटेल में पढ़े हो ना? तो बैक बॉन्डिंग के साथ वो क्या करता है? अपने आप को स्टेबल कर लेता है। ठीक, चलो सेकेंड आ लो, न्यूक्लियोफाइल्स। तो ये चीज याद रखना कि इलेक्ट्रॉन लवर्स होंगे, जहां पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा होगा, अगर वहां किसी ने अटैक कर दिया तो वो क्या होगा? इलेक्ट्रोफाइल। मतलब जहां पे मान लो नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन लोन पेयर्स दिख रहे हैं, वहां पे कोई चीज आई और ऐड हो गई तो वो क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रोफाइल। सेकंड क्या है? न्यूक्लियोफाइल और न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट, जिसको हम दिखाते हैं Mu-।
Nu माइनस। अब ये किसके लवर्स हैं? न्यूक्लियो मतलब क्या? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस लवर है, और न्यूक्लियस लवर का मतलब क्या है? मींस पॉजिटिव चार्ज। सिंपल मीनिंग है, न्यूक्लियस के पास क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। तो ये रहते हैं पॉजिटिव चार्ज की तलाश में, और वो रहते हैं नेगेटिव चार्ज की तलाश में। जैसे मिला, अटैक किया, काम खत्म। याद है मैंने बताया था कि रिएक्शन में दो पार्ट होते हैं रिएक्टेंट साइड में, सबस्ट्रेट और अटैकिंग रिएजेंट। सबस्ट्रेट पे अटैकिंग रिएजेंट अटैक करता है तो प्रोडक्ट बनने की प्रोसेस शुरू होती है। जब तक वो अटैक नहीं करेगा प्रोडक्ट आपका बनेगा नहीं। और रिएक्शन मैकेनिज्म एक्चुअल में यही है। होता क्या है कि देखो, बहुत टाइप की रिएक्शन हमें पढ़नी है। आप लोगों ने क्लास 10 में पढ़ा होगा एडिशन रिएक्शन, है ना? हाँ, नाम सेम आएंगे, नाम बिल्कुल सेम आएंगे, लेकिन वो रिएक्शन उन रिएक्शन से बहुत डिफरेंट है। वहाँ पे एडिशन में क्या होता था? 3-4 रिएक्टेंट ले लो, मिला के एक प्रोडक्ट बना दो, खत्म, है ना? ध्यान नहीं हो गया। चलिए पहली वाली हेडिंग डाल दीजिए, इलेक्ट्रोफाइल्स। तुम कहाँ, मतलब कहाँ खोई कहाँ हो तुम? इलेक्ट्रोफाइल्स। आज इस क्लास में क्यों बैठा है? इस क्लास में क्यों बैठा है? स्टार्टिंग से बैठे हो? हाँ, मैं इसकी वजह से आई हूँ, कि वो बैचेस बैच 1 बैच 2 बैच 3 पूरा ठीक है। डाल दिया इलेक्ट्रोफाइल्स। इलेक्ट्रोफाइल्स का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? E+। लिखिए। तो सबसे पहली चीज अगर मैं तुमसे पूछूं तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन रिच है? लिखो, खुद ही आंसर दो, खुद ही लिखो। इलेक्ट्रोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हैं और इनके आसपास कोई इलेक्ट्रॉन पेयर या लोन पेयर आया तो ये क्या करेंगे? अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेंगे या उसको एक्सेप्ट करेंगे? क्या लिखेंगे हम? इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स। इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स। चार्ज कौन सा होता है इन पे? पॉजिटिव। तो लिखो पॉजिटिव चार्ज। और दूसरे सिर्फ क्या पॉजिटिव चार्ज रहेगा तभी इलेक्ट्रोफाइल रहेगा? न्यूट्रल भी होता है, तो लिखो पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रल। पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रल। एग्जांपल्स लिख लो। H प्लस, R प्लस, H प्लस, R प्लस, X प्लस, NO प्लस, NO प्लस, NO2 प्लस, NO2 प्लस, Ag प्लस, Ag प्लस और Pt प्लस। ये सारे एग्जांपल मैंने तुम्हारे सामने लिख के दिए हैं। मुझे सिर्फ ये बताओ कि इन एग्जांपल में तुम्हें कॉमन क्या दिख रहा है? पहला पॉइंट ठीक है। दूसरा और क्या दिख रहा है कॉमन? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पक्का? NO2 में तो ऐसा नहीं हो रहा। NO2 में ऐसा हो रहा है क्या? नहीं हो रहा ना? हो रहा है NO2 में? NO2 में कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बनता है, एक डबल बॉन्ड और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बनता है। और इस केस में NO2 के पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लियर है? आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड का पता है ना? कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्म किया जाता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है याद है? क्या होता है, कैसे बनता है? पहला होता है कोवेलेंट। कोवेलेंट कैसे बनता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। आयनिक कैसे बनता है? अट्रैक्शन,
थर्ड हम बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड की। इट्स अ टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। और ये क्यों बनाया गया है? ये बनाया गया ऑक्टेट रूल को सेटिस्फाई कराने के लिए। देखो मैं तुम्हें एक सिंपल सी चीज बताता हूँ। ऑक्टेट रूल के एक्सेप्शंस थे, 3 थे। एक था जिनमें सेंट्रल एटम के पास मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन हो रहे थे, लाइक 10 12 ऐसे हो रहे थे। SF6 एग्जांपल ले लो, तो सल्फर के सराउंड में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 12। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे ना, 12 हो रहे हैं। तो ये क्या है? ये किसका एग्जांपल था? सुपर ऑक्टेट का। और अगर मैं लूं BCl3, तो BCl3 में क्या हो रहा है? 6 इलेक्ट्रॉन। ये किसका एग्जांपल था? मतलब ये इनकम्प्लीट ऑक्टेट तो दोनों ही है, और सॉरी वो तो कंप्लीटेड है, ये इनकम्प्लीट ऑक्टेट का एग्जांपल है। जो 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन अपने सेंट्रल एटम के अराउंड लेते हैं उनमें की जाती है कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग। क्या की जाती है? और जिनमें 8 से कम होते हैं उसमें होती है बैक बॉन्डिंग। क्या होती है? क्लियर है? दोनों का फंडा सेम है, दोनों की कंडीशन सेम है। दोनों के लिए एक के पास क्या होना चाहिए? लोन पेयर, और दूसरे के पास क्या होना चाहिए? वैकेंट ऑर्बिटल। ये सिंपल सी बात है। यहां पे अगर मैं ले लूं CO ले लूं, अगर मैं कार्बन को देखूं और ऑक्सीजन को देखूं, ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं और कार्बन के पास कितने होते हैं? 4। सिंपल सी बात है। हम पहले एक बॉन्ड बना के देखेंगे। क्या इस बॉन्ड से इनको ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है? दोनों का हमने ट्राई किया, दूसरा भी बना दिया। अब कंप्लीट हो रहा है क्या? तो इसका तो कंप्लीट हो गया, और इसका कितना हो गया? 6। अब 6 इलेक्ट्रॉन होने के बाद अगर मैं कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन करूं, तो कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p2। यही होता है। p में कितने इलेक्ट्रॉन है? क्या इसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल है? तो इसका मतलब ये अभी इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है। अगर किसी के पास वैकेंट ऑर्बिटल है तो वो इलेक्ट्रॉन ले सकता है कि नहीं ले सकता? तो ये क्या करेगा? ये इसके इलेक्ट्रॉन पेयर को शिफ्ट करवाएगा अपनी तरफ। यानी ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, अभी तक जो बॉन्ड बने उसमें एक इसने दिया, एक इसने दिया, टोटल 2 इसने दिए, 2 इसने दिए। और जो तीसरा बॉन्ड बन रहा है उसमें दोनों इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है? ऑक्सीजन किसको दे रहा है? क्या दोनों के ऑक्टेट कंप्लीट हो गए? ये है कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग। कौन सी बॉन्डिंग है? यानी कि जहां पे बॉन्ड में अपने ही इलेक्ट्रॉन यूज कर दिए जाए ऑक्टेट रूल को सेटिस्फाई करवाने, सिर्फ और सिर्फ ऑक्टेट रूल सेटिस्फाई करवाने के लिए कोई एक अपने दोनों इलेक्ट्रॉन दे दे। बट रीजन ये, ऐसा कब होगा इसको पहचानने का एक तरीका है। देखो जब भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड का सीन ऐसा तुम्हें दिख जाएगा ना, उस केस में एक का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, जिसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा वही अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। क्योंकि यहाँ पे कोई भी लॉजिक लगा लो, ऑक्टेट तो कंप्लीट नहीं होने वाला। क्लियर है? ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड। बैक बॉन्डिंग क्या होता है? बैक बॉन्डिंग सिंपल सा फंडा है, सेम यही है, कुछ भी अलग नहीं है बैक बॉन्डिंग में। बस डिफरेंस इतना है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड को दिखाया जाता है और बैक बॉन्डिंग इमेजिनेशन। बैक बॉन्डिंग सिर्फ फील किया जाता है कि ऐसा हो रहा है ना, उसका कोई लॉजिक नहीं है। सिंपल सी बात है, BF3 है। क्या बोरॉन के पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है? 1s2 2s2 2p1, 2 वैकेंट p ऑर्बिटल है। क्लोरीन के पास लोन पेयर है, ये अपना लोन पेयर उठा के इसकी तरफ शिफ्ट करवाने लगता है, जिससे इसका ऑक्टेट कंप्लीट होता हुआ दिखाई देता है। बट कोऑर्डिनेट बॉन्ड को वहां मैं बना के दिखा रहा हूँ, यहाँ पे बैक बॉन्डिंग को बना के नहीं दिखाऊंगा। ये सिर्फ इमेजिनेशन है कि ऐसा हो रहा है, जिसकी वजह से स्टेबल होता जा रहा है। वरना 6 इलेक्ट्रॉन के साथ जब हमने सीधी सी बात बोल ली कि स्टेबिलिटी के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो चाहिए ना। तो यहाँ पे इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, इसलिए ये 8 इलेक्ट्रॉन फिर भी अचीव करके बैठा है। क्लियर है? लेकिन BeCl2 नहीं कर सकते, क्योंकि बी के पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। 1s2 2s2 है कोई वैकेंट ऑर्बिटल। तो ये चीज ध्यान रखो कि ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड वगैरह, ये अभी कितने लोगों को ये समझ में आया, वापस से याद हुआ कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है। और बैक बॉन्डिंग तो छोड़ो, इसको तुमने तो बहुत इतने से समझ में भी नहीं आएगा ना, अच्छे से जानते हो ना बैक बॉन्डिंग। तो बैक बॉन्डिंग के क्वेश्चन कभी नहीं आते, ठीक है? हाँ, और बैक बॉन्डिंग अगर कोई आपको बोलता है केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट नहीं है, तो बिल्कुल केमिकल बॉन्डिंग का ही पार्ट है। बैक बॉन्डिंग केमिकल बॉन्डिंग के अलावा कहीं नहीं पढ़ाया जाता। सिर्फ इतना सा है कि P ब्लॉक में इसके लॉजिक्स होते हैं, तो हमको उस पर फोकस करना है। क्लियर है? अब अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को दे रहा है, तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का चेंज कैसे हो रहा है और कैसे नहीं हो रहा है, बॉन्ड बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये न्यूक्लियोफाइल्स की पावर्स को बताता है। तो ये चीज दिमाग में रख के रख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हेड डालो।
तो एग्जांपल हमने कौन से लिखे, सिर्फ पॉजिटिव वाले लिखे ना, न्यूट्रल वाले और लिख दो। BCl3। अभी आप लोगों को समझ में आ गया BCl3 क्यों है, क्या ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और क्या इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल भी है, तो कोई बाहर से आके इस पे अटैक करके बॉन्ड बना सकता है कि नहीं, तो न्यूक्लियोफाइल इस पे सॉरी इलेक्ट्रोफाइल इस पे अटैक कर सकता है कि नहीं कर पाएगा। मैंने पूछा क्या, ये बताओ क्या इलेक्ट्रोफाइल इस पे आके अटैक कर सकता है? हाँ, अबे ये खुद ही इलेक्ट्रोफाइल है। हम क्या लिख रहे हैं, किसका एग्जांपल लिख रहे हैं? बोरॉन यहाँ पे वैकेंट है कि नहीं है, तो ये क्या बन गया, इलेक्ट्रोफाइल। बट क्या इसमें पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रोफाइल्स न्यूट्रल भी होते हैं, आपको ध्यान में रखना है कि वो वैकेंट है कि नहीं है। अब इसे BCl2 का एग्जांपल मत डाल देना, ये BCl2 भी वैकेंट होता है, वैकेंट नहीं होता वो। चलो नेक्स्ट लिखो AlCl3। एमबीओ फाइल जानती हो, वैसे जेई में 2 ही पढ़ाते हैं पर तीसरा भी होता है, एक होता है एमबीओ फाइल विच एक्ट एज बोथ, है ना, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी एक्ट करता है और न्यूक्लियोफाइल की तरह। हाँ? तो ये इसका भी एग्जांपल है और ये इसका भी एग्जांपल। चलिए BCl3 किसका एग्जांपल है, इलेक्ट्रोफाइल। दूसरा AlCl3। AlCl3 और तीसरा है कार्बीन। कार्बीन देखो ये होता है CH2 विद अ लोन पेयर, इसका नाम क्या है, तो आपके पास बहुत सारे ऐसी चीजें हैं, जैसे यही नाम आ रहे थे कार्बीन और नाइट्रीन वगैरह। हाँ, तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे पढ़ेंगे, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये भी एक टाइप का रिएक्शन इंटरमीडिएट है, लेकिन हमने जीओसी में इसको नहीं उठाया था क्योंकि हमने वहाँ पे 3 ही टाइप के रिएक्शन इंटरमीडिएट को पढ़ा था। किसको किसको, कार्बोकेटायन, एनायन, फ्री रेडिकल, है ना। उसके अलावा कार्बीन होते हैं, नाइट्रीन होते हैं, ऐसे बहुत सारे होते हैं। देख लिया, कॉपी के टॉप पे जाओ, लिखो स्पीशीज which contains positive charge but not a electrophile। मतलब पॉजिटिव चार्ज है लेकिन इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। अब इसका आंसर तुम लोगे, मुझे बताओ क्या H3O+ इसका एग्जांपल हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज बट नॉट इलेक्ट्रोफाइल, H3O+ इसका एग्जांपल हो सकता है? इसको चेक करना है तुम्हें कि कौन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है या नहीं है। पॉजिटिव चार्ज अगर आता है तो कहाँ आता है, सेंट्रल एटम पे, और नेगेटिव चार्ज हमेशा आता है कॉर्नर एटम पे। तो बताओ किसको तुम्हें चेक करना है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ने बॉन्ड कितने बनाए, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीजन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं कितने, कितने होते हैं, 12। वैलेंसी शेल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6 में से यूज कितने किए उसने, एक पॉजिटिव चार्ज उसके ऊपर, इसका मतलब क्या है, एक चला गया, कितने हो गए टोटल, ये जेई के स्टूडेंट में 3 इलेक्ट्रॉन यूज कर लिए बॉन्ड में, एक चला गया तो टोटल हो गए 5। ध्यान से सुनो, उसने बॉन्ड बनाए, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने ऑक्सीजन के पास, 6, बॉन्ड कितने बनाए, कितने इलेक्ट्रॉन यूज किए अभी तक, एक पॉजिटिव चार्ज उस पे, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी कम है उसके पास, टोटल कितने हो गए, 4, बचे कितने, 2। 3 बॉन्ड बना रहे, कहाँ गया, 3 बॉन्ड बना रहे मतलब 6, एक लोन पेयर, टोटल कितने हो गए, 8 हो गए। अबे तुम लोग गजब लोग हो यार, 6 इलेक्ट्रॉन है, आवाज नहीं, 1, 2 और 3,
3 हाइड्रोजन के साथ कनेक्ट है, एक निकल गया तो पॉजिटिव चार्ज आ गया, टोटल इलेक्ट्रॉन इसके सराउंडिंग में कितना है? तो 8। क्या ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है? नहीं है ना। आप एक काम करो, वहां से NO2+ को भी हटा दो। ऊपर जो एग्जांपल हमने लिखा था ना NO2+ का, इसे कट करो। 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो क्या ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है? इसके पास पॉजिटिव चार्ज है लेकिन ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रोफाइल। तो ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव चार्ज दिखा हो तुमने सीधा टिक कर दिया कि इलेक्ट्रोफाइल है। थोड़ा चेक कर लेना, दिमाग का यूज कर लेना थोड़ा सा। क्वेश्चन पूछ सकते हैं डायरेक्टली तुमसे कि इसमें से कौन इलेक्ट्रोफाइल है या कौन नहीं है। और जनरली क्वेश्चन होते हैं कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है, इस टाइप से। क्लियर है? चलो NH4+ के बारे में बताओ, क्या बोलते हो? हाँ, ऑक्टेट कंप्लीट है तभी तो इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। 8 इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन हमने पहली लाइन लिखी ना, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अबे तुमको एक चीज तुम्हारे दिमाग में क्लियर हो रही है कि जो हम लिख रहे हैं वो खुद एक एग्जांपल है, वो खुद अटैक करने वाले में से है, अटैक करवाने वालों में से नहीं है। और हमने ऊपर ही एक लाइन लिखी है, इलेक्ट्रोफाइल्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। लिखा है NH4+ क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है या नहीं है? नहीं है। Na+ क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है या नहीं है? Na+। 281, एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते तभी Na+ बनता है। लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है? पॉजिटिव चार्ज है लेकिन ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका खुद का 8 इलेक्ट्रॉन लेके बैठा है। तो क्या इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? ये साला खुद परेशान होकर इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, तुम वापस से डालने की बात कर रहे हो। Mg+2, Al+3 नहीं है। समझे? तो वहां पे मैंने इसको इसलिए बताया है क्योंकि मैंने कुछ मेटल्स के एग्जांपल भी लिखवाए हैं। देखो सबसे लास्ट में एग्जांपल लिखे हुए हैं, कौन कौन से? Ag+, Pd+। इसका मतलब उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालने से उनके लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं बचते। ठीक है? अगर कहीं पे कोई एलिमेंट दिया हुआ है और एक इलेक्ट्रॉन या पॉजिटिव चार्ज हटाने के बाद उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं वैलेंसी शेल में, तो वो इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। चलिए, क्लियर है इलेक्ट्रोफाइल सबको? इलेक्ट्रोफाइल सबको क्लियर हो गए? पहचान लोगे? हेड डालो न्यूक्लियोफाइल। क्लास कितने बजे तक है? 4 बजे तक। अगली क्लास कितने बजे? लास्ट है तुम्हारी? 7 बजे वापस आएगा? मतलब ये वाला कौन सा कर्फ्यू? पुलिस वाले डंडे मारते वो वाला? सही में? मैं इतना पागल हुई नहीं ना, मेरे को जिस दिन पता चला यार कर्फ्यू है मैं उसी दिन नागपुर निकल गया। तो क्या को इधर रहना है? सिर्फ बात इंटरनेट की थोड़ी ना है। जब कोई क्लास नहीं, ना टेंशन ऑनलाइन क्लास का ना ऑफलाइन क्लास का, कोई टेंशन था क्या? मतलब मेरी बहुत इच्छा थी तुम्हें पढ़ाने की, लेकिन ऑप्शन ही नहीं थे। और मुझे पता है कि तुम्हारी उससे ज्यादा इच्छा थी पढ़ने की, लेकिन तुम्हारे पास भी ऑप्शन नहीं था। और जब हम दोनों के पास ऑप्शन नहीं था तो कोई तीसरा ऑप्शन तो ढूंढना पड़ेगा। मैंने ढूंढ लिया था। ये तो मुझे पता है, सब बिल्कुल तरस के होंगे कि जल्दी से पेज खुले, हमें सारी क्लासेस मिले, 8-8, 10-10 घंटे हम वापस जाके बैठे हैं, है ना? वो तुम्हारे चेहरे से समझ में आ रहा है तुम कितना मतलब एक्साइटेड हो। अभी तुम्हारी क्लासेस ये लॉकडाउन जितना टाइम है ना उतना टाइम यहाँ पे, उसके बाद घर। ये ऐसे ही करते हैं, जितना टाइम हम फ्री हैं उतने टाइम कोचिंग में तुम, उसके बाद अपने अपने घर। ठीक है? कितने बजे से कितने बजे तक खुला है? 9 से 6। अब इसके बाद तुम्हारी कोई क्लास नहीं है। कल से क्लास चलेगी 5 बजे तक, है ना? और कुछ दिन में अपन लेंगे, देखो सुरेंद्र सर की क्लास, अपन लेंगे सौरभ सर की क्लास सुबह की। कितना बजे लेते सर? हम उनकी कुछ देखो,
अपन को कुछ क्लासेस की जरूरत पड़ेगी। सुरेंद्र सर की ऑलरेडी 2 क्लासेस केमिस्ट्री में ही बिजी है, एक मेरे पास है, एक आर्यन सर के पास है, तो वो तो कॉम्प्रोमाइज करेंगे नहीं, शायद एक है, एक ही है ना। हाँ, अब हमें हेल्प करेंगे कौन? चलो देखिएगा, समझ गए? तो दूसरा स्टार्ट करते हैं। इसमें लिखो, अब मुझे एक बार बताओ, न्यूक्लियोफाइल्स को किसकी जरूरत है? न्यूक्लियस की। तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन रिच है? इलेक्ट्रॉन रिच लिखो। पॉजिटिव और डेल्टा पॉजिटिव चार्ज सीपी, इनको किसकी तलाश रहती है? किसकी तलाश रहती है इनको? आइदर पॉजिटिव और पार्शियल पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव, कुछ भी चार्ज हो पॉजिटिव में होना चाहिए। ये तुरंत जाएंगे, अटैक कर लेंगे। अब बताओ, ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स होंगे या इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स होंगे? अच्छा एक बात बताओ, ये लॉकडाउन वही वाला लॉकडाउन तो होगा जो 5-6 दिन चला था अभी? अबे तो इसमें तो बाइक लेके मैं घूम ही रहा था ना, इसमें कौन सा पुलिस वाला तुम लोग का? आपका घर है, उधर में गया ही नहीं, उधर गए को जाना था। हम तो किसी टाइम जाके आए नेट के लिए। मैं सोच ही रहा था ना कि वहां जाके एक बार मैं कुछ ना कुछ मैं ही चिल्ला के आ जाऊं, है ना, जो शांत हुआ है वो वापस से चालू हो जाए, या कुछ नहीं तो एक पत्थर उठा के फ्रिज पर से फेंक देता, काम खत्म। मेरे को पागल, मतलब पागल इंसान हूँ ना, वहाँ पे जाऊंगा। अबे इस एरिया की बात करो, इस एरिया में तो कुछ नहीं था। देखो इस चौराहे को मैंने क्रॉस नहीं किया, पहला। उधर से मैंने इरविन क्रॉस नहीं किया, है ना, और मैं इधर इधर घूमा मैं। तो गलियों में घूमूंगा ना भाई, मुद्दा ये नहीं है पुलिस वाले मारेंगे, मुद्दा ये नहीं है बिल्कुल भी। मुद्दा ये है कि मारते हुए साला कोई देख ना ले। वही चीज है ना। और अगर मेरे सामने तुम्हारे जैसे कोई फंस गया तो मैं तो वीडियो बना के किसी और को दे दूंगा और बोलूंगा तू अपलोड कर इसको। क्योंकि लॉकडाउन की वीडियो देखे थे मैंने, घर से देख रहा था मैं यूट्यूब पे, नहीं उस टाइम तो यही था। क्या कंपल तोड़े अबे लॉकडाउन की बात कर रहा हूँ मैं, ये तो अल्टरनेट है। देखो हमारे पास इंडिया में एक नई चीज हमें मिल चुकी है। अगर मामला किसी भी सिटी में गंभीर हो रहा है, संपूर्ण ठीक है, पूरा लॉकडाउन करते ही लोग क्या करते हैं, लड़ने वालों को भी समझ में आ जाता है और जो नहीं लड़ रहे थे उनको भी समझ में आ जाता है कि हुआ क्या है, तो वो भी शांत बैठ जाते, हम भी शांत बैठ जाते, और आगे से किसी के अंदर चुल भी नहीं सकती, क्योंकि उसके दिमाग में एक खौफ रहता है। और देखो तो सही, 1 दिन 2 दिन का नहीं, 7-7 8-8 दिन का लॉस सीधा, मतलब वो हमारी भावनाओं के साथ खेल रहे हैं, समझ रहे हो इस चीज को? उनको पता है कि सबसे ज्यादा दुखी करने वाली चीज हमारे जीवन में क्या रही है पिछले 2-3 सालों में, इसका भरपूर फायदा उठाया जाएगा। अभी 15 मिनट इधर आ जाओ अभी। चलो क्या लिखा हमने, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स। अब इलेक्ट्रॉन पेयर जो डोनेट करता है वो एसिड होता है या बेस होता है? लेविस एसिड और लेविस बेस की थ्योरी है कि इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स आर एसिड एंड इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स आर बेस, है ना। अब डिफरेंस क्या है, बेस और न्यूक्लियोफाइल में क्या डिफरेंस है वो समझो। बेस और न्यूक्लियोफाइल में डिफरेंस इतना है
कि कोई अपने इलेक्ट्रॉन पेयर दे दे और उसके साथ बॉन्ड बना ले एक्सेप्ट हाइड्रोजन। किसको छोड़ के? न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं? जो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट तो कर ही रहा है, साथ में उसके साथ बॉन्ड भी बना रहा है, वो आपका क्या रहेगा? न्यूक्लियोफाइल। और जो सिर्फ इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर देता है वो क्या होता है? बेस। डिफरेंस समझ में आ रहा है? एक इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रहा है और दूसरा क्या कर रहा है? डोनेट करके बॉन्ड बना रहा है। जो डोनेट करके बॉन्ड बना रहा है वो क्या है? न्यूक्लियोफाइल। और उसमें हमने एक्सेप्ट किसको किया है? हाइड्रोजन, H+। क्लियर है? लिख लो इस चीज को, लिखो। न्यूक्लियोफाइल्स not only donates electron pair to an electron deficient center except H+। इसको छोड़ के लिखा एक्सेप्ट H+, ब्रैकेट में कर लेना, इसको ब्रैकेट में कर दो, उसको कर दिया। उसके बाद लिखो बट ऑल्सो फॉर्म bond with that electron deficient center, also form bond with that electron deficient center। क्लियर है? OH माइनस मैंने लिया और इसकी रिएक्शन में किससे करा रहा हूं? HCl। अगर मैं HCl की बात कर रहा हूं तो ये क्या करेगा? ये O माइनस, अगर इसको तुम देखो तो ये क्या है? डेल्टा प्लस चला जाएगा इस पे क्या आएगा? ये सीधा जाके इस पे अटैक करेगा और इसको बाहर निकाल देगा किस फॉर्म में? और उसके साथ बची हुई चीज क्या निकलेगी? ये रिएक्शन हो जाएगा। बट यहाँ पे ये न्यूक्लियोफाइल है या बेस है? क्वेश्चन ये न्यूक्लियोफाइल है बेस है? न्यूक्लियोफाइल है। हमने एक चीज लिखी है, एक्सेप्शन हमने लिखा है वहां पे, इसको छोड़ के बात करनी है हमें, और ये किस पे अटैक कर रहा है? तो इसका मतलब ये बेस है। अब सेम चीज किसी और के साथ हो रही हो, सेम चीज क्या हो रही हो? किसी और के साथ, तो वो क्या बन जाएगा? देखो एक एग्जांपल, चलो मैं जैसे OH माइनस है, इसकी रिएक्शन में करा रहा हूँ CH3Cl के साथ। अब ये क्या करेगा सोच के बताओ? CH3Cl, क्या तुमने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा है? कार्बन की चेन से अगर कोई X जुड़ा हो तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसकी तरफ जाती है? X की तरफ जाएगी, मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव की तरफ। इंडक्टिव इफेक्ट क्या था? प्योरली इंडक्टिव इफेक्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के डिफरेंस को ही समझाता है कि जिधर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहां तक चली जाएगी, और जिधर से जा रही है उसके 3 कार्बन तक हम पॉजिटिव चार्ज से उसको दिखा देते हैं कि वो क्या हो गया, मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। तो ये खींचेगा, यानी इंडक्टिव इफेक्ट क्या है? ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींच के लेके जाएगा। इसमें चार्ज क्या आएगा? इसमें क्या आएगा? न्यूक्लियोफाइल को किसकी तलाश रहती है? पॉजिटिव और पार्शियल पॉजिटिव। ये तुरंत जाके इस पे अटैक करेगा, इसको बाहर निकालेगा और क्या बना लेगा? मिथेनॉल बना लेगा, और उसके साथ क्या निकल जाएगा? अब यहाँ पे ये न्यूक्लियोफाइल है क्योंकि जिसपे इसने अटैक किया वो हाइड्रोजन है। क्लियर है? समझे क्या बोलना चाह रहा मैं? तो न्यूक्लियोफाइल को पहचानने का सीधा तरीका है कि जो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करने के साथ साथ उसके साथ बॉन्ड बना लेता है वो न्यूक्लियोफाइल है, और जो सिर्फ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है वो बेस। क्लियर है? अब तुम्हारा क्या बोलना है? क्या Cl2 आएगा? नहीं, आयंस के फॉर्म में निकल जाता है, गैस के फॉर्म में नहीं निकलता, क्योंकि H+ और Cl ये कैसे थे? थोड़ा सा आयनिक फॉर्म में दिखाया ना हमको, पॉजिटिव चार्ज दिखाया ना हमको, तो उसी चार्ज को लेके निकला।
देखो न्यूक्लियोफाइल हो, अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या सारे न्यूक्लियोफाइल बेस हो सकते हैं? सारे न्यूक्लियोफाइल बेस होते हैं, बट सारे बेस न्यूक्लियोफाइल नहीं होते। क्या बोला मैंने? सारे न्यूक्लियोफाइल क्या है? बेस है, लेकिन सारे बेस न्यूक्लियोफाइल नहीं है। क्लियर? अब पढ़ने जा रहे हैं हम यहां तक बात किसको किसको समझ में आ गई? क्या पढ़ने जा रहे हैं हम? न्यूक्लियोफिलिसिटी। इसका मतलब है पावर ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियोफाइल की पावर से तुम क्या समझते हो? सिंपल सी बात, न्यूक्लियोफाइल क्या है, मतलब क्या है, मतलब हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं? हमने जब इसको पढ़ा तो सबसे पहले हमने हेडिंग का नाम क्या दिया होगा? क्या पढ़ रहे हैं हम? अटैकिंग दी एजेंट्स पढ़ रहे हैं। अटैकिंग दी एजेंट का मतलब क्या होता है? जो अटैक करता है ना? और अटैक क्यों करता है? ताकि वो प्रोडक्ट बना सके। क्लियर है? तो किसी के अटैक करने की पावर या स्पीड क्या कहलाती है? अगर कोई न्यूक्लियोफाइल है, मान लो 4 न्यूक्लियोफाइल मैंने ले लिया, तो चारों क्या एक जैसे होंगे? उनमें डिफरेंस होगा ना। क्या पता पहला वाला न्यूक्लियोफाइल बहुत तेजी से अटैक कर रहा हो, दूसरा वाला कर ही ना रहा हो। ऐसा होगा कि नहीं? तो इनकी पावर्स को चेक करने के लिए हम इस कॉन्सेप्ट को पढ़ने जा रहे हैं। डाल दो हेडिंग, न्यूक्लियोफिलिसिटी। और इसका सिंपल मीनिंग है, उसी के साइड में लिख लेना, स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल। देख लिया? पहला है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। पहला है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। लिखना है, लिखना। हम पावर्स को चेक करने जा रहे हैं, तो पहला रीजन हम क्या उठा रहे हैं? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। क्या सोचते हो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बारे में? अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है तो न्यूक्लियोफाइल की पावर क्या रहेगी? ज्यादा या कम? अगर उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है उसकी पावर ज्यादा ही रहेगी। ज्यादा इलेक्ट्रॉन है उसके पास, वो ज्यादा तेजी से जाएगा उनको डोनेट करवाने के लिए, जाएगा कि नहीं? तो लिखो, इफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस न्यूक्लियोफिलिसिटी आल्सो इंक्रीजेस। बताओ दोनों में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा? फर्स्ट OH माइनस। क्यों? और कोई आंसर देना चाहता है? कितने लोग बोलते हैं OH माइनस ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कंपेयर टू H2? OH माइनस। अच्छा, कितने लोग बोलते हैं OH माइनस ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का? और कितने लोग बोलते हैं H2O ज्यादा है? तो तुक्का मारने की भी लायक नहीं हो। OH माइनस ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। क्यों? क्योंकि देखो लोन पेयर इसके पास मैंने दिखा दिया, क्या इसके पास लोन पेयर नहीं है? लेकिन लोन पेयर के साथ एक एक्स्ट्रा चीज क्या है? नेगेटिव चार्ज। और आपको पता है कि नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर में डोमिनेंट कौन है? देखो मैं तुम्हें फिर से समझा रहा हूँ, अगर अपना भला चाहते हो तो GOC पढ़ लेना, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में कहीं कोने में ना एक बात मतलब थोड़ा सा सेट हो गई है कि हमको GOC बहुत अच्छे से आता है, और तुम ये नहीं जानते हो कि तुम बार बार नोट्स पढ़ते हो सिर्फ, इससे ज़्यादा तुम कुछ नहीं पढ़ते। तुमने कभी सॉल्विंग करके उसको क्रॉस चेक नहीं किया है।
तो नोट्स में लिखी हुई सारी चीज़ें पढ़ लेना, और वो अगर एक बार हमें पढ़ने से याद हो गई है या हमें समझ में आ गया है तो ये कोई क्राइटेरिया नहीं है कि तुम्हारा जीओसी बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर तुम तुम्हारे नोट्स के सारे एग्जाम्पल भी अगर वापस से सॉल्व कर लो ना, सारे एग्जाम्पल भी सिर्फ जो नोट्स में मैंने करा है, तो भी एक बार के लिए मान लूँगा कि हाँ तुम्हारा जीओसी थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेकिन तुम क्या करते हो, ऊपर ऊपर से पढ़ के निकल जाते हो। और वो होता है क्या, वो होता है जैसे ये अकेडमिक एग्जाम होते हैं ना, वैसे याद है बचपन में तुम स्कूल जाते थे, आगे टीचर्स तुम्हें नोट्स लिखवा के देते थे, और एग्जाम से पहले तुम कुछ नहीं करते थे, सिर्फ वो नोट्स को ही पलट पलट के याद करते थे ना। फिलहाल भी तो वही कर रहे हो, तुम डिफरेंस ही नहीं समझ पाए दोनों के बीच में। यहाँ पे चाहिए जितना सॉल्व करोगे उतना फायदा होगा तुम्हारा। चलो एक और एग्जांपल बताना, NH2 और NH3, NH2 माइनस और NH3। बोलो कौन होगा ज्यादा स्ट्रॉन्ग? ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा मतलब न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा। चलो नेक्स्ट लिखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए तुम्हारा क्या बोलना है कि अगर न्यूक्लियोफाइल में जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो क्या होगा? बोलो ज्यादा, सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा नहीं तो जिसके ऊपर ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है। मैं तुमसे 2-3 क्वेश्चन करता हूँ, मुझे उसका सीधा सीधा आंसर देना। सबसे पहले ये बताओ कितने लोग ये समझते हैं कि अटैकिंग रिएजेंट क्या होता है? कितने लोग ये समझते हैं कि अटैकिंग रिएजेंट क्या है? या मतलब नाम से क्या लगता है कि वो क्या करते होंगे? किस पे? मतलब वो किसी रिएक्शन में जो अटैक कर रहे हैं वो आपके रिएजेंट्स हैं। उसमें हमने कितने टाइप पे बात की है, कौन कौन से? इलेक्ट्रोफाइल और एक होते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स और एक होते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? डोनर्स। और अगर कोई डोनर है, मान लो मुझे एक डोनर चाहिए लेकिन वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अबे तो वो डोनेट करेगा सामने वाले से रिसीव करेगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? टेंडेंसी टू अट्रैक्ट बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यही होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो क्या वो किसी भी कंडीशन में अपने लोन पेयर को देने की बात करेगा? अगर उसके पास सफिशिएंट इलेक्ट्रॉन है तो ना वो लेगा ना वो देगा, चुपचाप बैठा रहेगा। और अगर नहीं है तो वो सीधा सीधा खींचेगा। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है न्यूक्लियोफाइल की तो उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी पे क्या फर्क पड़ रहा है? वो डिक्रीज होती है। देखो, इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी को आप शॉर्ट फॉर्म में Nu माइनस ही लिख लेना, है ना, ये भी पावर को इंडिकेट करता है। इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीजेस। और इसके बाद ब्रैकेट में लिख लेना वैलिड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, वैलिड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियोडिक टेबल। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कौन है चारों में से? कौन सा है? CH3 माइनस। कंपैरिजन किसका है? तो कंपैरिजन है सेंट्रल एटम का, C माइनस, N माइनस, O माइनस, और चारों में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा किसकी है? F की। तो इसका मतलब न्यूक्लियोफिलिसिटी सबसे ज्यादा किसकी है? यही ऑर्डर आएगा। और ये सिर्फ लेफ्ट टू राइट पे वैलिड है।
क्लासेस अभी 1.5 घंटे की हो रही है क्या? इनको भी 6 बजे से पहले गायब किया जाता। लेकिन तुम में से कोई एक आधा लोग यार कैमरा वैमरा लेके जाना ना उधर एक बार, हमको तो पता चले बाकी लोगों को सब चाहिए, हम जा सकते कि नहीं जा सकते। 7 बजे जाना तू। मैं उस दिन जाके आया अब अगले दिन जाके आया तू? क्या लेने गया? हॉस्पिटल में जैसे अमरावती में आजकल कुछ भी हो रहा है यार। हाँ सर। चलो नेक्स्ट सेक्टर है साइन। थर्ड क्या है? साइन।